कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम करने में मुझे काफी व्याकुलता दिखी। वो बार बार क्रेडिट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि क्रेडिट आप मत लो, जातियों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से बिल लेकर। सुनने का भी धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। अगर आप हमारे हर नई वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में घंटी वाला निशान दबा के घंटी को ऑन कर दें ताकि हमारे हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप देखें हमारे हर नई वीडियो को सबसे पहले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधक विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे तमाम आयोग हैं, लेकिन सारे आयोगों में केवल एक पिछड़ा वर्ग आयोग ही ऐसा रहा है जिसके पास संवैधानिक शक्तियों का सदैव अभाव रहा और कई वर्षों तक लगातार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग निरंतर उठती रही, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। लेकिन जब हमारे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो सरकार ने ये बीड़ा उठाया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम पूरा किया जाएगा। मैं विपक्ष के माननीय एक सदस्य को सुन रही थी, उनके वक्तव्य में मुझे काफ़ी व्याकुलता दिखी। वो बार बार क्रेडिट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि क्रेडिट आप मत लो, क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी क्रेडिट के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि पिछड़ी जातियों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से बिल लेकर आई है। सुनिए, सुनने का भी धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 123rd अमेंडमेंट बिल लोकसभा में 5 अप्रैल 17 को प्रस्तुत किया गया और 10 अप्रैल को पारित किया गया। राज्यसभा में जाने के बाद विपक्ष के कुछ साथियों की ये मंशा रही कि इस बिल को लटका दिया जाए और तब ये बिल सेलेक्ट कमेटी के बाद भेजा गया और उसकी अनुशंसा आने के बाद इसे पुनः राज्यसभा से पारित करवा के आज लोकसभा में पेश किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो विषय उस दौरान उठाए गए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जिनके कारण इस बिल को लटकाया जाए, लेकिन चूंकि बहुत सारे साथी ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल पारित किया जाए, इसलिए ऐसा इस मंशा के तहत किया गया। ऐसे तमाम विषय जैसे कि राज्य में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनके अधिकारों का क्या होगा, जो राज्यों के अंदर पिछड़ा वर्ग की सूची होती है उसका स्टेटस क्या होगा इस बिल के पास होने के बाद, या राज्यपाल से राष्ट्रपति मशवरा लेंगे तो राज्य सरकारों से मशवरा लिया जाएगा, यानी ऐसे तमाम विषयों को उठाया गया। और हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि मंडल कमीशन में जो 11 इंडिकेटर्स दिए गए हैं उनके आधार पर ही जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है उसमें किसी भी जाति को शामिल किया जाएगा या उसे बाहर किया जाएगा। चूंकि ये बिल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है, इसलिए राज्यों के पिछड़ा वर्ग आयोगों की शक्तियों और अधिकारों पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार का स्पष्ट मत है कि जब इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो जितने भी तमाम सामाजिक आर्थिक विकास के कार्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए किए जाते हैं उसकी बेहतर निगरानी संभव होगी। आज ऐसे तमाम सरकारी विभाग है जहां ओबीसी के नोडल अधिकारी तक नियुक्त नहीं हो पाए हैं और ये चिंता का विषय है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की उनकी दशा देखने लायक है। शैक्षणिक संस्थानों में 27% के आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की नियुक्ति में जो 27% के आरक्षण की व्यवस्था है उसके अनुपालन में भी समस्या आ रही है। और हमारे लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ जो न्यायपालिका है, विशेषकर से जो हमारी उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका है, उसमें भी ओबीसी और SC/ST का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जाति जनगणना 2011 के आंकड़े जारी न होने के कारण आज ये स्पष्ट नहीं है कि ओबीसी की संख्या कितनी है। और सबसे बड़ी बात कि ओबीसी की जितनी आबादी है जो 60% के लगभग है, लेकिन उन्हें आरक्षण केवल 27% मुहैया कराया जाता है और वो भी पूरी तरीके से लागू नहीं है। इन तमाम विषयों को, इन तमाम समस्याओं को अगर हमें समाधान करना है तो हमें एक मजबूत फोरम की आवश्यकता है और वो फोरम इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण के बाद ही मिलेगा और ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। माननीय राष्ट्रपति जी से मशवरा लेने का जहां तक प्रश्न उठाया गया था उस पर भी मैं कहना चाहती हूँ कि इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि राज्य सरकारों से इसमें कंसल्टेशन नहीं किया जाएगा। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 154 एंड आर्टिकल 163
ये स्पष्ट रूप से कहता है कि गवर्नर shall act on the advice of the Council of Ministers and shall exercise his authority either directly or indirectly through the office of the respective state governments. So व्यावहारिकता में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि राज्य सरकारों से कंसल्टेशन नहीं किया जाए या उन्हें उसके बाहर रखा जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदया कि पूरे देश की पिछड़ी जातियाँ आज उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं स्वयं पिछड़ी जाति में जन्मी हूँ, मुझे भी इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये बिल पारित हो और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने साहस दिखाया। बात तो पिछड़ों की बहुतों ने की, लेकिन इस बिल को इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का बिल कोई लेकर नहीं आया। लाने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं उनको अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। राम टहल चौधरी जी।